हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 69 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राठौर मैंसन के टॉप फ्लोर पर बने वेदांश के पर्सनल स्टडी रूम का माहौल इस वक्त बेहद गंभीर था। कमरे के अंदर संध्या जी, ओम जी और आयुष मौजूद थे। तीनों के चेहरे पर साफ हैरानी और झटका दिखाई दे रहा था। उनकी नज़रें लगातार वेदांश पर टिकी हुई थी। वहीं वेदांश के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल शांत और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उन तीनों को देख रहा था, जैसे उसने अभी जो फैसला सुनाया था उसके बारे में वो पहले ही सब कुछ तय कर चुका था। संध्या जी ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर गंभीर आवाज़ में बोली, वेद, आप सोच भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आपको जरा भी अंदाज़ा है कि अभी अभी आपने क्या फैसला सुनाया है? वेदांश ने एक गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए वो खामोश रहा, फिर बेहद शांत आवाज़ में बोला, हाँ मॉम, मुझे पूरी तरह पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने एक पल के लिए सबकी तरफ देखा। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। उसकी आवाज़ में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। मैं माफिया वर्ल्ड की अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। मैं किंग की कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ। यह सुनते ही कमरे का माहौल एक बार फिर भारी हो गया। वेदांश ने बिना किसी भाव के अपनी बात पूरी की, और मैंने फैसला किया है कि अब इस कुर्सी पर आयुष बैठेगा। आयुष जैसे अपनी जगह पर ही जम गया। उसने तुरंत वेदांश की तरफ देखा और हैरानी से बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? वेदांश शांत रहा। आयुष अपनी जगह से थोड़ा आगे आया। मैं उस कुर्सी के काबिल नहीं हूँ, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। उसकी आवाज़ में साफ बेचैनी थी। सिर्फ माफिया वर्ल्ड ने कुछ कह दिया इसलिए आप अपना फैसला बदल देंगे? भाई, आप जानते हैं कि हमारे दुश्मन यही चाहते हैं। उसने वेदांश की आंखों में देखते हुए कहा, वे चाहते हैं कि आप टूट जाए। वे चाहते हैं कि आप खुद अपनी ताकत छोड़ दें, और आप उन्हीं की वजह से ये फैसला ले रहे हैं। वेदांश की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक आई, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत था। आयुष ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वेदांश ने गहरी सांस ली और सीधे आयुष की तरफ देखते हुए बेहद शांत आवाज़ में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे फैसले से सहमत हो या नहीं, क्योंकि मैंने अपना फैसला कर लिया है आयुष, और मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। आयुष कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वेदांश ने उसकी बात रोकते हुए आगे कहा, तुम्हें शायद ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये सिर्फ मेरी इच्छा का सवाल नहीं है। फिर वेदांश की नज़र संध्या जी पर जाकर टिक गई। मॉम, आप भी जानती हैं कि डैड और आपका बेटा इस दुनिया की नज़र में सिर्फ आयुष है, मैं नहीं। संध्या जी की आंखों में दर्द उतर आया। वेदांश ने अपनी बात जारी रखी, माफिया वर्ल्ड के नियमों के हिसाब से किंग की कुर्सी पर वही बैठ सकता है जिसका उस कुर्सी पर कानूनी और खून का हक हो, और इस वक्त इस दुनिया की नज़र में वह हक सिर्फ आयुष का है। उसने एक पल के लिए आयुष की तरफ देखा, इसलिए अब इस कुर्सी का उत्तराधिकारी आयुष होगा। आयुष ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन भाई, वेदांश ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, कोई लेकिन नहीं आयुष, ये मेरा फैसला है। उसकी आंखों में अब फैसला साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। वहीं वेदांश ने इस बार बेहद गहरी आवाज़ में कहा, इसलिए मॉम, आने वाली बोर्ड ऑफ माफिया मीटिंग में मैं ये खुद ऐलान करने वाला हूँ कि अब माफिया वर्ल्ड की जिम्मेदारी आयुष संभालेगा। उसने एक पल के लिए आयुष की तरफ देखा, और उसके बाद उसकी आवाज़ में एक अलग ही सुकून था। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपनी मन्नत के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, बिना किसी कुर्सी के बोझ के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, और बिना इस दुनिया की किसी जिम्मेदारी के। ये कहते हुए वेदांश मुड़ा और कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ठक, ओम जी अपनी छड़ी जमीन पर जोर से टिकाई। रुकिए! वेदांश के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे पलटकर ओम जी की तरफ देखा।
ओम जी का चेहरा इस वक्त बेहद सख्त था। उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन होठों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी छड़ी संभाली और धीरे धीरे वेदांश की तरफ बढ़ते हुए कहा, फैसला आपने सुना दिया है वेदांश, लेकिन फैसला हमने नहीं सुना है। वेदांश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। ओम जी उसके सामने आकर रुक गए। आपको शायद अभी तक ये गलतफहमी है कि माफिया की कुर्सी किसी इंसान की जागीर है। उन्होंने अपनी छड़ी की नोक जमीन पर टिकाई, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी आवाज़ और गंभीर हो गई। माफिया की कुर्सी किसी को खैरात में नहीं मिलती। एक पल रुककर उन्होंने कहा, और ना ही सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि किसी के पास ब्लैक बुक है या वह अधिराज राठौर का वंशज है। वेदांश खामोशी से उन्हें देखता रहा। ओम जी ने आगे कहा, माफिया की कुर्सी अपना किंग खुद चुनती है। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध होकर उन्हें देखने लगे। उसे चुनने का हक किसी इंसान के पास नहीं है। उन्होंने वेदांश की आंखों में देखते हुए आगे कहा, वो कुर्सी खुद तय करती है कि उसका किंग कौन बनेगा। वेदांश के चेहरे पर पहली बार हल्का सा बदलाव आया। ओम जी ने आगे कहा, और जब वो कुर्सी अपना किंग चुनती है तो सिर्फ उसे ताज नहीं देती। उनकी आवाज़ में रहस्य और गहरा हो गया। वह अपनी ब्लैक बुक तक पहुंचने का रास्ता भी उसी इंसान के लिए खोलती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आप कहते हैं कि आप आयुष को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। ओम जी ने आयुष की तरफ देखा, फिर वापस वेदांश की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि अगर माफिया की कुर्सी ने आयुष को अपना किंग चुनना होता तो उसने उसे क्यों नहीं चुना? वेदांश कुछ नहीं बोला। ओम जी की आवाज़ अब और भारी हो चुकी थी। हम में से कोई नहीं चाहता था कि आप किंग बने वेदांश। उन्होंने एक पल के लिए संध्या जी की तरफ देखा। जब अधिराज ने माफिया वर्ल्ड छोड़ने का फैसला किया था तब उनका सपना सिर्फ इतना था कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक सामान्य जिंदगी जिए। ओम जी की आंखों में पुरानी यादों की परछाई उतर आई, लेकिन माफिया की दुनिया ने उन्हें जाने नहीं दिया। उनकी मुट्ठी छड़ी पर कस गई और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। वेदांश की आंखें एक पल के लिए झुक गई। ओम जी ने कहा, क्योंकि माफिया की कुर्सी से मिली जिम्मेदारी से भागने की कीमत सिर्फ बर्बादी होती है। उन्होंने बेहद धीमे स्वर में कहा, शांति नहीं। संध्या जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों में दर्द साफ उतर आया था। वहीं आयुष भी खामोश था। उसकी भी आंखों में अपनी माँ और अपने भाई के लिए दर्द था। वेदांश के चेहरे पर भी इस वक्त दर्द की हल्की परछाई आई, लेकिन उसने तुरंत अपने भावों को छुपा लिया। ओम जी ने संध्या जी की तरफ देखते हुए कहा, संध्या और अधिराज दोनों नहीं चाहते थे कि आप किंग बने। संध्या जी की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर आ गया और इसी वजह से ओम जी की आवाज़ धीमी हो गई। संध्या ने 23 साल अपनी ममता को अपने सीने में दफन करके रख दिया। वेदांश की आंखों में हल्की नमी उतर आई। पूरी दुनिया की नज़रों में आप मर चुके थे। ओम जी ने आगे कहा, किसी को नहीं पता था कि अधिराज राठौर और संध्या राठौर का एक बड़ा बेटा भी है। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। आप हमारे पास पले, आपको हमारे नाम का सहारा मिला। हमने आपकी असली पहचान छिपाई। ओम जी ने वेदांश की तरफ देखा, लेकिन फिर भी किसी न किसी रास्ते से ब्लैक बुक आखिरकार आपके पास पहुंच ही गई। वेदांश की आंखें अब ओम जी पर पूरी तरह टिक चुकी थी। ओम जी ने पूछा, कभी सोचा है क्यों? वेदांश चुप रहा, क्योंकि ओम जी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। उस कुर्सी ने आपको ढूंढा था। एक पल का सन्नाटा। उस कुर्सी ने आपको अपना किंग समझा था। संध्या जी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर वेदांश को देखा। ओम जी ने कहा, वरना अगर ये सिर्फ वंश और खून का सवाल होता तो ब्लैक बुक आयुष तक पहुंचती, आप तक नहीं। उन्होंने आयुष की तरफ देखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उनकी नज़र वेदांश पर टिक गई, क्योंकि जिस कुर्सी ने अपना किंग चुनना था उसने अपना फैसला बहुत पहले कर लिया था। वेदांश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था।
लेकिन उसकी आंखों में तूफान उठ चुका था। ओम जी ने आखिरी बात बेहद गंभीर आवाज़ में कही। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, उन्होंने आगे कहा। हम जानते हैं माफिया वर्ल्ड कोई अच्छी दुनिया नहीं है। वह पापों और अपराधों का एक ऐसा साम्राज्य है जिसे खत्म करना आसान नहीं। लेकिन अधिराज ने उस दुनिया को बदलने की कोशिश की थी और उसी कोशिश में उन्होंने अनगिनत दुश्मन बना लिया। उन्होंने वेदांश की आंखों में देखते हुए कहा, उन्होंने ब्लैक बुक लिखी थी, एक ऐसी किताब जो पूरी माफिया वर्ल्ड की ताकत और उसके राज को नियंत्रित कर सकती है। ओम जी की आवाज़ और धीमी हो गई। लेकिन उस किताब को देखने का अधिकार भी हर किसी को नहीं है। एक पल रुककर उन्होंने कहा, क्योंकि ब्लैक बुक भी उसी को अपना राज दिखाती है जिसे माफिया की कुर्सी अपना किंग चुनती है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। ओम जी की बात सुनकर कमरे का माहौल और भी भारी हो गया था। उन्होंने वेदांश की तरफ देखते हुए आगे कहा, और आज आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपनी पत्नी के साथ एक साधारण जिंदगी जीनी है। उनके चेहरे पर मौजूद व्यंग्यात्मक मुस्कान और गहरी हो गई। आपके पिता ने भी यह कोशिश की थी। वो भी इस दुनिया से दूर जाकर अपनी पत्नी और आपके साथ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ ये हम चारों जानते हैं। वेदांश खामोश खड़ा रहा। ओम जी ने अपनी छड़ी पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि किंग की कुर्सी के साथ जिम्मेदारियाँ आती है, किंग के साथ पावर आती है और उसी पावर के साथ दुश्मन भी पैदा होते हैं। उन्होंने गंभीर नज़रों से वेदांश को देखा। माफिया वर्ल्ड सिर्फ एक साम्राज्य नहीं है वेदांश, इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया में होने वाली कई चीज़ों को प्रभावित कर सकती है। ब्लैक बुक की वजह से बड़े बड़े देशों की सरकारें गिर सकती है, फैसले बदल सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के ताकतवर लोग इस कुर्सी और इस किताब के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, लेकिन किंग बनते समय एक बात हमेशा याद रखनी पड़ती है। उनकी आवाज़ बेहद गंभीर हो गई। किंग अपनी कमजोरी नहीं रख सकता। वेदांश की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। किंग बनने के बाद इंसान को अपनी निजी जिंदगी से भी कई बार समझौता करना पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी नहीं रहती। उसकी एक एक कमजोरी उसके दुश्मनों का हथियार बन जाती है। ओम जी ने धीमे से कहा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। कमरे में मौजूद सभी लोग शांत थे। आपको मोहब्बत हो गई। ओम जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, और सिर्फ मोहब्बत नहीं, बेपनाह मोहब्बत। उन्होंने मन्नत का नाम लिए बिना वेदांश की आंखों में देखते हुए कहा, हम आपकी इस मोहब्बत की कदर करते हैं, लेकिन वेदांश, आप अपनी मोहब्बत के लिए अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। वेदांश के चेहरे पर हल्की बार हल्का तनाव दिखाई दिया। ये मत भूलिए कि जिस दुनिया की आज आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उसे आपके पिता अधिराज राठौर ने बनाया था। उनकी आवाज़ में अब गर्व और दर्द दोनों थे। आप अपने पिता के बनाए हुए उसूलों से भाग नहीं सकते। वेदांश ने नज़रें झुका ली। ओम जी ने कहा, आपके पिता ने कुर्बानी दी थी। कमरे में जैसे समय थम गया। किसके लिए? उन्होंने सीधे वेदांश की आंखों में देखा। आपके लिए। संध्या जी की आंखों से एक और आंसू निकल पड़ा। उन्होंने आपकी मन्नत को बचाने की कोशिश की थी, आपके दुश्मनों से, उनके षड्यंत्रों से, क्योंकि वह जानते थे कि अगर आपकी मन्नत को कुछ हो गया, ओम जी की आवाज़ भर आ गई, तो आप क्या करेंगे? वेदांश की आंखों में दर्द उतर आया। ओम जी ने कहा, उन्हें पता था कि आप अपनी मन्नत के लिए पूरी दुनिया को आग लगा देंगे, इसलिए उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए मन्नत को बचाने की कोशिश की। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला, ताकि आप किंग की कुर्सी पर बने रहें, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें और उस दुनिया को संभालते रहें जिसे आपके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी देकर बनाया है। ओम जी ने आखिरी शब्द बेहद कठोर आवाज़ में कहे, और आज आप कह रहे हैं कि आप उस कुर्सी को छोड़ देंगे? कमरे का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया। वेदांश के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था, लेकिन वह हमेशा की तरह उन्हें अपने चेहरे पर आने नहीं दे रहा था। लेकिन कमरे के बाहर कोई और भी था।
मन्नत। वह वेदांश को ढूंढते ढूंढते टॉप फ्लोर तक आई थी। वेदांश के स्टडी रूम के बाहर पहुंचकर वह अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसके कदम रुक गए। अंदर से आती ओम जी की आवाज़ उसके कानों तक साफ पहुंच रही थी। स्टडी रूम साउंड प्रूफ नहीं था, इसलिए बाहर खड़ी मन्नत एक एक शब्द सुन पा रही थी। उसने जो सुना वह उसके पूरे अस्तित्व को हिला दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठियों में बदल गई, आंखों में दर्द उतर आया। वेदांश आज अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ इसलिए पीछे हटना चाहता था क्योंकि वह उसके साथ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था। मन्नत की आंखों से एक आंसू धीरे से निकलकर उसके गाल पर आ गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। अंदर वेदांश अब भी खामोश खड़ा था। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी वजह से भी अपने पिता की जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं? वहीं वेदांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह अपने भीतर उठे तूफान को किसी तरह काबू में करना चाहता हो। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब दर्द भी था, गुस्सा भी और एक ऐसी ठंडक भी जो उसके भीतर छिपे तूफान का एहसास करा रही थी। उसने ओम जी की तरफ देखते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है मैंने कुर्बानी नहीं दी? उसकी आवाज़ में दबा हुआ दर्द साफ सुनाई दे रहा था। 3 साल वह एक पल के लिए रुका। 3 साल में अपनी मन्नत से दूर रहा। मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की क्योंकि मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था जिन्होंने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया था। उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था जिन्होंने मेरी मन्नत को मुझसे छीनने की कोशिश की थी। वेदांश की आवाज़ और भारी हो गई। मैं अपने ही घर से दूर रहा, अपने ही परिवार से दूर रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने पिता के कातिलों तक पहुंचना था। उसने ओम जी की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या ये मेरी कुर्बानी नहीं थी? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। वेदांश ने एक लंबी सांस ली। और सिर्फ मेरा ही नहीं, उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। इस सफ़र में मेरी मन्नत ने भी बहुत कुछ खोया है। संध्या जी की आंखें नम हो गई। मेरी वजह से, मेरी किंग की कुर्सी की वजह से उनका किडनैप हुआ। वेदांश के चेहरे पर दर्द उतर आया। उन्हें राव और मलिक के कैंप में टॉर्चर झेलना पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा और मैं बेखबर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और यही नहीं, वो आज तक डैड की मौत की जिम्मेदार खुद को मानती है। 3 साल पहले मेरे किंग होने का सच जानकर और हम सब के लिए वो मुझे छोड़कर चली गई थी। आप जानते हैं कि वो 3 साल तक कहाँ थी? उनके साथ क्या हुआ था? उसकी आवाज़ भरा गई। नहीं जानते आप? वेदांश ने अपनी आंखें खोली। और जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे किंग होने की कीमत मुझसे ज़्यादा उन्होंने चुकाया है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ उतर आया, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि लगता है पूरी दुनिया जला दूँ। कमरे में मौजूद सभी लोग खामोश थे। वेदांश ने कहा, लेकिन मैं किंग हूँ, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ता है। मैं किंग हूँ, इसलिए अपने इमोशंस को मारना पड़ता है। मैं किंग हूँ, इसलिए अपने फैसले अपनी निजी ज़िंदगी को ध्यान में रख कर नहीं ले सकता। उसकी आवाज़ में थकान साफ थी। और अब मैं सच में थक गया हूँ। एक पल के लिए उसकी आंखों में बेबसी दिखाई दी। अगर बात सिर्फ मुझ तक थी तो मैं अब तक खेल रहा था। उसकी नज़रें कठोर हो गई। लेकिन अब बात मेरी मन्नत की है। और इस बार उसने बेहद दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं अपनी मन्नत को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आयुष ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। वेदांश आगे बोला, माफिया वर्ल्ड में जंग छिड़ चुकी है। वहाँ ये साबित करने की कोशिश हो रही कि आयुष को ही किंग बनना चाहिए। और हाँ, उस मीटिंग में मेरी मौजूदगी जरूरी है। एक पल के लिए वो रुका, लेकिन मैं इस बार नहीं जाऊंगा। ओम जी की आंखें सिकुड़ गई। वेदांश ने कहा, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी मन्नत का साथ नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज़ में अधिक विश्वास था। मैं जानता हूँ, जैसे ही मेरे दुश्मन को यह पता चलेगा कि मैं मन्नत को अकेला छोड़कर गया हूँ, वही करेगा जो वो चाहता है। वो मेरी कमजोरी पर वार करेगा। हर बार की तरह वो मेरी मन्नत को निशाना बनाएगा। वेदांश की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई
और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, इस बार तो बिल्कुल नहीं। उसने आखिरी बात बेहद शांति लेकिन दृढ़ आवाज़ में कही। मेरे लिए किंग की कुर्सी छोड़ना आसान है। एक पल रुक कर उसने कहा, लेकिन अपनी मन्नत को छोड़ना नहीं। वेदांश की आंखों में इस वक्त ठंडक, गुस्सा और प्यार तीनों एक साथ उतर आए थे, और दरवाजे के बाहर खड़ी मन्नत ने वेदांश का एक एक शब्द सुन लिया था। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। आंखों में जमा आंसू आखिरकार पलकों की सीमा तोड़कर उसके गालों पर लुढ़क गए। मन्नत ने कांपती हुई आवाज़ में बेहद धीमी से कहा, वी। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वह कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीमे से बोली, लेकिन आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। उसकी आवाज़ टूट गई। ये मैं नहीं जानती थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। सच में नहीं जानती थी। एक और आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया कि मेरा किंग मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया तक छोड़ने को रेडी है। वहीं अंदर वेदांश अब भी अपनी बात पर अडिग खड़ा था। उसके सामने मौजूद तीनों लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि तीनों जानते थे कि वेदांश कभी भी सिर्फ इमोशंस में आकर कोई फैसला नहीं लेता। वह हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है। वह किंग की तरह सोचता है, आज के साथ साथ आने वाले कल को भी देखता है। लेकिन आज उनके सामने किंग नहीं, एक ऐसा पति खड़ा था जो अपनी पत्नी को खोने के डर से पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होने को रेडी था। तभी संध्या जी ने गहरी सांस ली, फिर बेहद शांत लेकिन कठोर आवाज़ में बोली, ठीक है। वेदांश ने उनकी तरफ देखा। जाइए। संध्या जी की आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज़ में दृढ़ता। और अपनी मन्नत के साथ एक सिंपल जिंदगी जी लीजिए। वेदांश कुछ नहीं बोला। संध्या जी ने आगे कहा, हमें नहीं पता कि 3 साल तक मन्नत कहाँ थी, उनके साथ क्या हुआ। आपने कहा था कि आप हमें सब बताएंगे, लेकिन मैंने कभी आपसे पूछा नहीं। उनकी आवाज़ थोड़ी भरा गई, क्योंकि मुझे लगा था कि आप जब अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सही समझेंगे तब हमें सच बताएंगे। 3 साल पहले मैंने ही आपको मजबूर किया था। मैंने आपसे कहा था कि आपको मुझ में और मन्नत में से किसी एक को चुनना होगा। उनकी आवाज़ भरा गई। मैं जानती हूँ उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से और दर्द में थी। मैं खुद को संभाल नहीं पाई। फिर उन्होंने वेदांश की तरफ देखा, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। संध्या जी ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मन्नत से बहुत प्यार करते हैं, और मैं ये भी मानती हूँ कि मन्नत आपसे बेहद प्यार करती हैं। इसलिए जब मुझे होश आया तब से मैं आप दोनों के बीच नहीं आई। उनकी नज़र वेदांश पर टिकी रही। आपकी मन्नत आपकी पूरी दुनिया है वेद। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस बात से। मुझे इसका जरा भी गुस्सा या दर्द नहीं है। फिर उनकी आवाज़ कठोर हो गई, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बनाने के चक्कर में आप अपनी बाकी दुनिया को भूल रहे हैं। मुझे देखिए। वेदांश की आंखें झुक गई। संध्या जी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी अपना पति खोया है। 3 साल तक कोमा में रही। आपके डैड को खोने का दर्द मैं आज तक पूरी तरह सह नहीं पाई। उनकी आंखें नम थी। और जब मुझे भी अपने बेटे की ज़रूरत थी तब आप मेरे साथ नहीं थे वेद। और उस वक्त मैं आयुष को भी पूरी तरह खो चुकी थी। आयुष चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। संध्या जी ने कहा, किंग की कुर्सी की कीमत मैंने भी चुकाई है, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं उस इंसान की पत्नी हूँ जिसने उस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जला दी थी। फिर उनकी नज़र आयुष के चेहरे पर टिक गई। और क्या कहा आपने? आयुष को किंग बनना चाहिए। उनके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। अगर आयुष उस किंग की कुर्सी के लायक होते
तो शायद मैं बहुत पहले ही आपसे ब्लैक बुक लेकर उन्हें दे चुकी होती, खासकर तब जब आपने पूरी दुनिया के सामने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि आयुष अभी इस कुर्सी के काबिल नहीं है। आयुष ने नजरें झुका ली। संध्या जी ने आगे कहा, आयुष आपकी तरह नहीं सोचते वेद, ये इमोशनल है और माफिया वर्ल्ड में किंग को अपने इमोशन से नहीं अपने दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। फिर उन्होंने वेदांश की तरफ देखा, और माफिया वर्ल्ड का एक और नियम है जो शायद आप भूल रहे हैं। किंग का चेहरा हर किसी के सामने नहीं आता, लेकिन आयुष को तो पूरी दुनिया जानती है। उनकी आवाज़ में चिंता थी। आपके दुश्मन यही चाहते हैं कि आयुष किंग की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि उसके बाद माफिया वर्ल्ड की असली ताकत बाहरी दुनिया के सामने खुल सकती है। माफिया वर्ल्ड का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा, आयुष फिर कभी माफिया वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जैसे वो बाहर निकलेगा दुनिया उसे किंग समझेगी। संध्या जी ने एक पल रुक कर कहा, और तब आप जानते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। संध्या जी ने वेदांश को देखते हुए कहा, लेकिन आप ये सब नहीं सोचना चाहते। उनकी आवाज़ में माँ की शिकायत थी, क्योंकि आपको सिर्फ मन्नत दिखाई दे रही है। वेदांश की आंखों में दर्द उतर आया। आप मन्नत को छोड़कर माफिया वर्ल्ड में जाकर वहाँ की चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहते। संध्या जी रुककर एक गहरी सांस ली। तो ठीक है, हम अब आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वेदांश ने उनकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल संध्या जी की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता उतर आई। उन्होंने कहा, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकते हैं। वह एक पल रुकी, लेकिन मैं नहीं। संध्या जी ने अपनी आवाज़ और मजबूत करते हुए कहा, अधिराज राठौर की पत्नी होने के नाते और वर्तमान किंग की माँ होने के नाते उनकी आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं खुद माफिया वर्ल्ड जाऊंगी। वेदांश की आंखें फैल गई। संध्या जी ने अंतिम शब्द बेहद दृढ़ता से कहा, और वहाँ जो भी मामला खड़ा हुआ है मैं खुद उसे सेटल करूंगी। वेदांश बस अपनी माँ को देखता रह गया, एकटक। उसके पास इस वक्त अपनी माँ के इस फैसले का कोई जवाब नहीं था। वहीं संध्या जी ने एक बार फिर गहरी सांस ली और ओम जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड, हमें आज कुल देवी के दर्शन के लिए निकलना था। हमें निकलने की तैयारी करनी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी नज़रें आयुष की तरफ घुमाई, और आयुष, जैसे ही कुल देवी के दर्शन हो जाएंगे मैं और आप माफिया वर्ल्ड के लिए निकलेंगे। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं अपने पति का साम्राज्य अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नहीं देख सकती। उनकी आंखों में इस वक्त बेहद गहराई थी। ऐसा नहीं था कि वो वेदांश के फैसले से नाराज़ थी, ना ही वो अपने बेटे से दुखी थी। वह जानती थी कि वेदांश ने जो फैसला लिया है वह उसके दिल की मजबूरी है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वेदांश का माफिया वर्ल्ड से पीछे हटना सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं था। उसके पीछे पूरे माफिया वर्ल्ड का संतुलन जुड़ा हुआ था, और अगर किंग ने अपनी सल्तनत से मुंह मोड़ लिया तो उसके दुश्मन खामोश नहीं बैठेंगे। वेदांश इस वक्त इमोशन में बह रहा था, लेकिन उसके फैसले की वजह भी बेहद साफ थी। वो जानता था कि अगर इस बार वो माफिया वर्ल्ड के लिए निकलता है तो मिस्टर एक्स मन्नत को टारगेट करेगा, और वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने पहले ही अपने मन में फैसला कर लिया था, वह मन्नत को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए उसे किंग की कुर्सी ही क्यों न छोड़नी पड़े। वह किंग की सल्तनत छोड़ने के लिए रेडी था, लेकिन मन्नत को नहीं। वेदांश ने धीरे से नज़र उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। संध्या जी का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। अब दोनों के बीच कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं था। दोनों तरफ से फैसला हो चुका था। वेदांश ने गहरी सांस ली, उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। फिर वह बिना कुछ कहे स्टडी रूम से बाहर निकल गया। वही मन्नत वहाँ से थोड़ी देर पहले ही जा चुकी थी। वेदांश सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़रें पूरे कमरे में घूमने लगी। वह मन्नत को ढूंढ रहा था, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। तभी उसकी नज़र बैल्कनी की तरफ गई। वेदांश समझ गया, मन्नत बैल्कनी में थी। उसके चेहरे पर हल्की
मुस्कान आई। फिर वो सधे हुए कदमों से बैल्कनी की तरफ बढ़ गया। मन्नत रेलिंग के सहारे खड़ी थी। उसकी नज़रें दूर कहीं आसमान के पार टिकी हुई थी। उसके भीतर इस वक्त कितने तूफान चल रहे थे, ये सिर्फ वही जानती थी। कभी कभी इंसान के चेहरे पर खामोशी होती है, लेकिन उसके भीतर पूरी दुनिया शोर कर रही होती है। वेदांश बिना कोई आवाज़ किए उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। अगले ही पल उसने मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मन्नत ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वेदांश ने उसके कान के पास झुककर बहुत प्यार से कहा, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। वेदांश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए मुस्कुराकर कहा, आपको पता है ना, हम सबको कुल देवी के दर्शन के लिए निकलना है। मन्नत अब भी खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जिसे वेदांश ने महसूस कर लिया था। मन्नत ने धीरे से वेदांश की बाहों से खुद को अलग किया और उसकी तरफ पलट गई। कुछ पल तक वह बस उसके चेहरे को देखती रही। उसके दिल में जैसे कोई तूफान उठ रहा था, सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपने उस दर्द को आंखों तक नहीं आने दिया। उसने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली, जिससे खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हो। वेदांश ने उसके चेहरे पर छाई बेचैनी को महसूस कर लिया। उसने प्यार से अपना हाथ उसके गाल पर रखा और पूछा, क्या बात है जान, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? कुछ हुआ है क्या? मन्नत कुछ कहती उससे पहले वह अचानक वेदांश के सीने से लग गई। वेदांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमे से कहा, बताइए ना जान, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? आपको पता है ना जान, मैं आपको परेशान और दुखी नहीं देख सकता। मन्नत ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से वेदांश के सीने से अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने सही नहीं किया वी। वेदांश की भवें सिकुड़ गई। वह उसकी बात समझ नहीं पाया। क्या जान? मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए बोली, स्टडी रूम में क्या हुआ? आप लोगों के बीच क्या बातें हुई? वह सब मैंने सुन लिया है। वेदांश की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई। वह समझ गया, मन्नत उसके फैसले के बारे में जान चुकी थी। उसने बिना किसी झिझक से कहा, फ़र्क नहीं पड़ता जान, मैंने फैसला ले लिया है और मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मन्नत ने कुछ पल उससे देखा, फिर बेहद धीमी आवाज़ में पूछा, आप सच में मेरे वी हैं? वेदांश एक पल के लिए उससे देखता रह गया। मन्नत की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहाँ सिर्फ दर्द था और उस दर्द के पीछे एक मजबूत फैसला। मेरे वी, इतने स्वार्थी कैसे हो गए आप? वेदांश कुछ कह पाता उससे पहले ही मन्नत बोल पड़ी, इतने सेल्फिश कि अपने प्यार के लिए, मेरे लिए आप अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। उन लोगों को अकेला छोड़ रहे हैं जो आपके अपने हैं। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। संध्या माँ और आयुष माफिया वर्ल्ड जाने वाले हैं वी। आपको इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं, तकलीफ़ नहीं होती आपको यह सोचकर कि आपकी माँ और आपके भाई आपकी जगह वहाँ जाएंगे? वेदांश खामोश रहा। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे होती है, मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं इस फैसले के बीच में हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने यह फैसला मेरे लिए लिया है, मुझे बचाने के लिए लिया है, लेकिन वी, आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। वह एक कदम उसके करीब आई। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे लिए ऐसे फैसले लें जिनकी कीमत आपकी पूरी सल्तनत चुकाए। वेदांश की आंखों में हल्की सी बेचैनी आई। मन्नत ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरा किंग कमज़ोर नहीं है और मैं अपने किंग की कमज़ोरी नहीं बनना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ भर आ गई, मैं आपकी ताकत हूँ वी, आपकी कमज़ोरी नहीं। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे में टिकी रही। मन्नत ने दृढ़ आवाज़ में कहा, आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। अधिराज अंकल की मौत को आप ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकते। मिस्टर एक्स को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। आपके सामने जो दुश्मन खड़े हैं उन्हें आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। किंग अपने दुश्मनों से मुंह नहीं मोड़ता। किंग अपनी सल्तनत को उसके हाल पर नहीं छोड़ता। और सबसे बड़ी बात,
किंग अपने प्यार को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। मन्नत ने वेदांश की आंखों में देखते हुए आखिरी बात बेहद मजबूती से कही। अगर मैं आपकी मन्नत हूँ तो मुझे अपनी ताकत बनाइए, लेकिन मेरे लिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। मैं सिर्फ उस वेदांश राठौर से मोहब्बत नहीं करती हूँ, मैं उस किंग से भी मोहब्बत करती हूँ जिसके कंधों पर पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी है, और मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपने किंग को हारते हुए नहीं देख सकती। वेदांश ने मन्नत का हाथ थामते हुए बेहद भारी आवाज़ में कहा, और मैं आपको नहीं छोड़ सकता जान। मिस्टर एक्स यही चाहता है, यही उसका ट्रैप है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जब जब मैं आपको छोड़कर माफिया वर्ल्ड के लिए निकला हूँ, तब तब मेरे दुश्मनों ने आपको टारगेट किया है, हमें अलग किया है, हमारे बीच दूरियां पैदा की है। मैं नहीं जानता इस बार इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन इस बार अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं ना खुद को माफ़ कर पाऊँगा और ना ही मैं जी पाऊँगा। आपसे दूर होना मेरे लिए पहले ही बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से हमारी ज़िंदगी में खुशियों के कुछ पल आए हैं, मैं उन्हें खो नहीं सकता जान। मैं इस बार आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे दुख है, बहुत दुख है आयुष और मॉम के लिए, लेकिन शायद यही होना था। आप उनकी चिंता मत कीजिए, उनके साथ पूरा किंगडम है, शिव और लूना है, कबीर और मैंक है। वो अकेले नहीं हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, लेकिन किंग की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर। मन्नत ने तुरंत वेदांश का हाथ झटक दिया। वेदांश हैरानी से उसे देखने लगा। इस वक्त मन्नत की आंखों में दर्द नहीं, एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने कहा, आप अपनी कसम भूल सकते हैं वी। वेदांश एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह पूरी दुनिया से बहस कर सकता था, पूरी दुनिया से जीत सकता था, अपने हर दुश्मनों को घुटनों पर ला सकता था, लेकिन अपनी जान से नहीं। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, माफिया वर्ल्ड का वो वादा भूल गए जो आपने किंग बनने से पहले लिया था। आपने कसम ली थी कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, आप अपनी किंग की कुर्सी से गद्दारी नहीं करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ेंगे। वेदांश उसकी तरफ देखता रहा। मन्नत की आवाज़ अब और गंभीर हो गई। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसकी आवाज़ कांप गई। अगर आपने ऐसा किया ना, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वेदांश के चेहरे पर दर्द उतर आया। मन्नत की आवाज़ अब कठोर हो चुकी थी। अगर यह मिस्टर एक्स की चाल है तो चलने दीजिए। उसे लगता है कि मुझे आपसे दूर करके जीत जाएगा, तो उसे जीतने का भ्रम रहने दीजिए। लेकिन आप जाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वह एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी आंखों से उसके भीतर देखते हुए बोली, मैं अब पहले वाली कमज़ोर मन्नत नहीं हूँ। मिस्टर एक्स हमें दूर कर सकता है, लेकिन हमें तोड़ नहीं सकता। इस बार हम दोनों उसके सामने खड़े होंगे, और इस बार मिस्टर एक्स जरूर खत्म होगा। मन्नत की मुठिया कस गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। वेदांश अपनी मन्नत को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ, जिस लड़की को वह हमेशा बचाना चाहता था, आज वही लड़की उसे उसकी असली पहचान याद दिला रही थी। वो सिर्फ मन्नत का वेदांश नहीं था, वह माफिया वर्ल्ड का किंग था, और इस बार शायद किंग को अपनी मोहब्बत और अपनी सल्तनत में से किसी एक को चुनना नहीं था, उसे दोनों को बचाना था। वेदांश ने झटके से मन्नत को अपने सीने से लगा लिया। उस पल मन्नत को पहली बार उसकी धड़कनों में डर महसूस हुआ। वही वेदांश जो हमेशा बेखौफ रहता था, जो मौत को भी आंखों में आंखें डालकर देखने से नहीं डरता था, आज उसकी धड़कनों में डर था। मन्नत की आंखें नम हो गई, लेकिन वेदांश की आंखें भी अब आंसुओं से भर चुकी थी। वह इस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हाँ, वह डर रहा था कि अगर वह मन्नत को छोड़कर गया तो कहीं उसकी मन्नत उससे बहुत दूर न चली जाए। डर रहा था कि कहीं वह अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो न दे। वेदांश के लिए फैसला लेना कभी आसान नहीं था, लेकिन इस बार उसने सब कुछ ताक पर रखकर अपनी मन्नत को चुना था, और किस्मत जैसे उसकी मोहब्बत को उससे दूर करने पर तुली थी। एक तरफ किंग की कुर्सी थी
उसकी जिम्मेदारियां थी, उसका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उसकी मन्नत थी। किस्मत ने आज उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे लग रहा था कि उसे अपनी सल्तनत और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मन्नत उसकी बेचैनी महसूस कर पा रही थी। उसने धीरे से गहरी सांस ली और वेदांश से अलग हुई। वेदांश की आंखें अब भी बंद थी और उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था। मन्नत ने आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके गाल पर बह आए आंसुओं को पोंछ दिया। वेदांश ने उसके स्पर्श को महसूस किया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। पहली बार मन्नत की आंखों से नहीं, वेदांश की आंखों से आंसू बह रहे थे। मन्नत कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके दिल में दर्द उठा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था, सिर्फ हिम्मत थी, सिर्फ एक अटूट विश्वास था। उसने बेहद दृढ़ आवाज में कहा, इस बार नहीं भी, इस बार हमारे दुश्मन अपनी चाल में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस बार आपकी मन्नत कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। वह उसके बिल्कुल करीब आई। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, आपके दुश्मनों को पता चलना चाहिए कि किंग की कोई कमजोरी नहीं होती। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किंग की सिर्फ ताकत होती है और मन्नत उसकी ताकत है। और रही बात आपसे दूर जाने की, तो मुझे खुद से भी ज़्यादा आप पर भरोसा है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, मेरा किंग मुझे ढूंढ लेगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत दूरी से ख़त्म नहीं होती, वह दूरी को भी पार कर जाती है। वेदांश ने कुछ पल उसे देखा, फिर बेहद प्यार से उसके माथे को चूमा। उसकी आवाज़ अब भी भारी थी। आप मुझसे वादा कीजिए जान, जब मैं लौटूंगा तो आप मुझे बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगी। मन्नत के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। वादा है वी, आपकी मन्नत आपका इंतज़ार करेगी। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएंगे, मेरी चिंता में खुद को कमज़ोर नहीं करेंगे, मुझे याद करके अपना फैसला नहीं बदलेंगे, और जब लौटेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास लौट कर आएंगे। वेदांश ने बिना कुछ कहे उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। इस बार दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों की धड़कनें तेज थी, लेकिन उन धड़कनों के बीच एक वादा था, एक ऐसा वादा जो दूरी से भरा था, दुश्मनी से भरा था और शायद किस्मत से भी भरा। कुछ देर बाद राठौर मेंशन के हॉल में सभी लोग कुल देवी के दर्शन के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त जैस्मिन ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। मांग में भरा हुआ सिंदूर, कानों में झुमके और गले में सोने का हार उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। सच में वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। उसके चेहरे पर अब भी अपनी शादी की चमक दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही कुछ पल के लिए हर किसी की नज़र उस पर टिक गई, लेकिन जहाँ जैस्मिन के चेहरे पर शादी की खुशी थी, वहीं मैंक के चेहरे पर गंभीरता थी। वह यहाँ रुकना नहीं चाहता था, वह वेदांश के साथ जाना चाहता था, लेकिन वेदांश ने उसे सख्त मना कर दिया था। जैस्मिन और मैंक को कुल देवी के दर्शन के लिए परिवार के साथ जाना ही था। मैंक कुछ कह पाता उससे पहले ही वेदांश की नज़र उस पर पड़ी और उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी, तुम यहीं रहोगे। वेदांश के फैसले के आगे वो खामोश हो गया। वहीं वेदांश अब पूरी तरह माफिया वर्ल्ड के लिए निकलने को रेडी था। जैसे ही संध्या जी को पता चला कि वेदांश ने अपना फैसला बदल लिया है, उनकी आंखों में एक पल के लिए गर्व की चमक उतर आई। उन्होंने मन ही मन कहा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, 3 साल पहले मन्नत को आपकी ज़िंदगी से दूर करने का फैसला गलत था। उस वक्त मैं गुस्से और दर्द में थी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मन्नत ने वही फैसला लिया जो एक किंग की पत्नी को लेना चाहिए था। उन्होंने आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाई, उन्होंने आपको आपकी सल्तनत से दूर होने नहीं दिया। संध्या जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं कबीर भी अब निकलने वाला था। उसे उस जगह जाना था जहां उनके माल की सप्लाई रोक दी गई थी। वेदांश के लिए एक और चिंता की बात यही थी कि कबीर भी यहाँ नहीं रुकने वाला था। तभी वेदांश ने एक नज़र पूरे परिवार पर डाली और कहा, आप लोग कुल देवी के लिए निकलिए। संध्या जी धीरे धीरे उसके पास आई। उन्होंने वेदांश के कंधे पर अपना हाथ रखा और बेहद भरोसे के साथ कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है वेद। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए और देवी माँ पर भरोसा रखिए।
हम सब आपकी मन्नत के साथ हैं। वेदांश ने कुछ नहीं कहा, बस होठों पर एक हल्की सी फीकी मुस्कान आई। फिर उसकी नज़र संध्या जी के पीछे खड़ी मन्नत पर जाकर टिक गई। मन्नत मुस्कुरा रही थी, ऐसे जैसे उसे किसी बात की चिंता ही नहीं हो, जैसे वह वेदांश को यकीन दिला रही हो कि वह ठीक रहेगी। वेदांश कुछ पल तक बस अपनी मन्नत को देखता रहा। वह जी भरकर उसे अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। उसने धीरे से गहरी सांस ली, फिर अपने दिल को कठोर किया और कदम पीछे करने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम एक बार फिर रुक गए। उसका दिल फिर से पीछे मुड़कर मन्नत को देखने को कह रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह बाहर निकल गया। वह सीधे अपने किंगडम की तरफ गया। वहाँ उसके सबसे हाई प्रोफाइल बॉडीगार्ड्स पहले से मौजूद थे। सभी उसके सामने एक कतार में खड़े हो गए। वेदांश की नज़र उन सभी पर घूमी। फिर उसने लूना की तरफ देखते हुए बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, लूना, एक पल के लिए भी आप मन्नत से दूर नहीं होंगी। आप सबकी नज़रें मेरे परिवार और मेरी मन्नत पर रहेंगी। लूना ने बिना एक पल गवाए सिर झुकाया। जी किंग, हम वादा करते हैं, जब तक हमारी जान है आपकी सुरक्षा आपके परिवार के नाम है। हम अपनी क्वीन पर कोई आँच नहीं आने देंगे। वेदांश ने एक नज़र सभी बॉडीगार्ड्स पर डाली, फिर बिना कुछ कहे अपने जेट की तरफ बढ़ गया। तभी लूना की नज़र ऊपर उठी। शिव भी वेदांश के पीछे जाने वाला था। लूना ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली। लूना ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं आपका इंतज़ार करूंगी शिव बाबू। शिव ने उसके गाल पर हाथ रखा, फिर उसके माथे को प्यार से चूमा और कहा, अपना ख्याल रखिएगा, और क्वीन का भी। हमें नहीं पता कि हमें वहाँ से लौटने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन जब तक हम वापस नहीं आते उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लूना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी शिव बाबू, ये जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जान चली जाएगी लेकिन क्वीन पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। उसकी बात सुनते ही शिव के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने झट से लूना को अपने सीने से लगा लिया। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप भी अपना ख्याल रखें और आपको भी कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आपके शिव बाबू को चिढ़ाएगा कौन। लूना की आंखें भी नम हो गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों की आंखों में एक ही डर था, वापस लौटने का भरोसा था, लेकिन रास्ते का कोई भरोसा नहीं। फिर दोनों ने खुद को एक दूसरे से अलग किया। शिव वेदांश के पीछे अपने रास्ते पर निकल गया और लूना वहीं खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वहीं दूसरी तरफ कबीर भी निकलने की तैयारी में था। पंखुड़ी को बिल्कुल नहीं पता था कि असल में कबीर कहाँ जा रहा है। कबीर ने बस इतना कहा था कि उसे एक बेहद ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए तुरंत निकलना होगा। पंखुड़ी उदास और मायूस होकर एक तरफ खड़ी थी। कबीर की नज़र उस पर पड़ी तो वह सीधे उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वाइफी, जब भी मैं बाहर जाता हूँ आपका यह चेहरा उतर जाता है। आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं जाते वक्त अपनी पंखू का ऐसा चेहरा देखूं। मैं तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जाना चाहता हूँ। पंखुड़ी ने उसके सीने से लगे हुए धीमी आवाज़ में कहा, ये क्या कबीर, हम सभी कुल देवी के दर्शन के लिए निकलने वाले थे और आप और वेदांश सब लोग अचानक कहाँ जा रहे हैं। ऐसी भी कौन सी बिजनेस मीटिंग है जो इतनी ज़रूरी है? क्या एक दिन के लिए डिले नहीं हो सकती थी? कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हो सकती तो कर देता, लेकिन नहीं हो सकती वाइफी। आप जानती है ना, ड्यूटी फर्स्ट। ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं जाता। पंखुड़ी का चेहरा अभी भी मायूस था। कबीर ने उसे कुछ पल देखा, फिर उसकी उदासी दूर करने के लिए बोला, ठीक है, लौटते ही मैं आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊंगा। पंखुड़ी की आंखों में तुरंत चमक आ गई। सच? हाँ बिल्कुल सच। कबीर ने मुस्कुराते उसके माथे को छुआ। बहुत दिन हो गए ना, हम दोनों कहीं साथ दूर नहीं गए। इस बार सारी जिम्मेदारियों को कुछ दिनों के लिए ब्रेक पर डाल देंगे, सिर्फ मैं और मेरी पंखू, और एक लंबी सी ड्राइव। पंखुड़ी अब हल्का सा मुस्कुरा दी। कबीर ने राहत की सांस ली। लेकिन फ़िलहाल मुझे जाने दीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए ताकि मैं निश्चिंत होकर निकल सकूं। पंखुड़ी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। कबीर ने एक पल के लिए उससे देखा, फिर गंभीर होकर बोला, और मनु का ख्याल रखिएगा। पंखुड़ी ने तुरंत जवाब दिया,
ठीक है, उसका ख्याल रखने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पंखू है ना, सब संभाल लेगी। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से पंखुड़ी के माथे को चूमा और फिर बिना कुछ और कहे अपनी जेट की तरफ बढ़ गया और वहाँ से निकल गया। अब राठौर परिवार भी कुल देवी के दर्शन के लिए निकलने वाला था। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने लगे। तभी संध्या जी की नज़र मन्नत पर पड़ी। वह कुछ पल उससे देखती रही, फिर पहली बार खुद उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मन्नत ने हैरानी से उन्हें देखा। संध्या जी ने बेहद शांत आवाज़ में कहा, थैंक यू। मन्नत के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान आई। संध्या जी आगे बढ़कर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उनकी आंखों में इस वक्त नाराज़गी नहीं थी, बल्कि एक माँ का भरोसा था। उन्होंने धीमे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, वेद जल्दी लौट आएंगे। मन्नत ने उनकी तरफ देखा। संध्या जी ने आगे कहा, और तब तक आप मजबूत रहना। मन्नत की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से सिर झुका दिया, क्योंकि वह जानती थी मन्नत अब सिर्फ वेदांश की मोहब्बत नहीं थी, वह राठौर परिवार की बहू और किंग की ताकत थी। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में मिस्टर एक्स अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। कमरे के चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी खतरनाक मुस्कान थी जैसे वह किसी बहुत बड़े खेल का आखिरी मोहरा चलने वाला हो। तभी उसका सबसे विश्वसनीय आदमी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसने उसके सामने सिर झुकाया और धीमी आवाज़ में कहा, बॉस, प्लान सक्सेस हो गया। मिस्टर एक्स की नीली आंखों में चमक और गहरी हो गई। उस आदमी ने आगे कहा, किंग माफिया वर्ल्ड के लिए निकल चुका है। वहीं कबीर भी वेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकल चुका है, और मन्नत और उसकी पूरी फैमिली कुल देवी मंदिर के लिए निकल चुके हैं। कुछ पल के लिए कमरे में फिर खामोशी छा गई। मिस्टर एक्स के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसकी नीली आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक थी, और अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि सामने खड़े उसके सबसे भरोसेमंद आदमी की भी नज़रें अपने आप झुक गई। उसमें सिर उठाकर अपने बॉस को देखने तक की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद मिस्टर एक्स की हंसी अचानक रुक गई। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। उसने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहा, तो फिर हमें भी निकलना चाहिए। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। मेरी और मन्नत की मुलाकात का वक्त आ चुका है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैं भी तो देखना चाहता हूँ, आखिर किंग ने अपनी क्वीन को मेरे लिए कितना संभाल कर रखा है। उसकी आंखों की चमक अचानक और तेज हो गई। आ रहा हूँ मन्नत। वह रुक कर मुस्कुराया। अब होगा हमारा आमना सामना। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि कमरे का माहौल तक भारी हो गया, और इस बार उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, न तुम्हें बचाने के लिए किंग आने वाला है। एक पल के लिए उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई, और ना ही किंग अपने साम्राज्य को बचा पाएगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। इस बार उसके सामने सिर्फ एक सवाल होगा। उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक मुस्कान लौट आई। वह अपनी क्वीन को बचाएगा या अपना किंगडम? कुछ पल रुक कर वह बेहद धीमी आवाज़ में बोला, क्योंकि इस बार उसकी नीली आंखों में जुनून और खतरनाक चमक साफ दिखाई दे रही थी। किंग के हाथ से उसकी क्वीन भी जाएगी और उसका किंगडम भी। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। गेम अब शुरू नहीं हुआ है किंग, गेम अब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।